ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11 तक और 12 से बचे हुए 4 क्वेश्चन मुझे मालूम है बच्चों, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में तो रहता हूँ, तो मुझे मालूम है जो लोग जितने भी बच्चों ने पिछला वीडियो देखा वो अभी भी मेरे ही भरोसे ट्राई नहीं किए होंगे। पर चलो ठीक है, उसने ट्राई किए होंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चलो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, a body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter and allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is given 0.15. What is the work done by the gravitational force over the round trip? Second, work done by the applied force over the upward journey. अरे बाप रे, बड़ा क्वेश्चन है। चलो चलो, क्या है ये? इंक्लाइंड प्लेन पर है। यस, और सपोज इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको स्लोप भी बोलते हैं, सपोज थीटा। क्वेश्चन में बोला बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप 0.3 kg an inclined plane of length 10 meter। ये जो है ना, यहाँ ए बोल दे तो बी बोल दे तो ए बी अपन को क्वेश्चन में बोला गया है 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। सपोज ये सी, ये 5 मीटर and the allowed to slide down to the bottom again, ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही। The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15। coefficient of friction given है, मतलब फ्रिक्शन दिया भी है। So what is the work done by the gravitational force? Gravitational force over the round trip। अच्छा, ये बॉडी को अभी अपन यहाँ नहीं रखते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाकी अपन सोचेंगे। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। आप ए से बी पर ले जा रहे हैं, बी से वापस ए पर ला रहे हैं, इसका मतलब सही मायने में तो डिस्प्लेसमेंट ही आपका जीरो। तो फर्स्ट W is equal to F dot S, gravitational force mg dot, तो mg into S into cos theta, है ना। वर्क क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट फोर्स F dot S। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि S जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बॉडी A से ऊपर B तक गई और B से वापस A पर आ गई, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो जीरो हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो। फर्स्ट हो गया। सेकंड है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। अप्लाइड फोर्स, अब देखते हैं यहाँ पर ये वेट हो गया mg, ये बच्चों थीटा एंगल, तो ये भी थीटा होगा। कौन से कॉन्सेप्ट से? वही, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। उन्हें प्रूव किया है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो और इंक्लाइंड इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर बच्चों वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इंक्लाइंड की परपेंडिकुलर ये दिख रही है, इसलिए इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर ये लाइन से, इसलिए इनका एंगल ये भी थीटा होगा। अब यदि ये थीटा है तो ये mg cos थीटा होगा,
और ये होगा mg साइन थीटा। मतलब जो ब्लॉक है वो प्लेन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, mg cos थीटा से दबा रहा है, प्लेन को तोड़ देगा तो प्लेन नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो फिर कब नहीं टूटेगा, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इतना नॉर्मल रिएक्शन, यदि इतना नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और mg sin थीटा डाउनवर्ड है, और आप बोल रहे हैं यहाँ पर म्यू है मतलब फ्रिक्शन भी है, और आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं भाई, ऊपर फोर्स लगाओगे और फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। F भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो मोशन के अपोजिट होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो भले ही वो फोर्स से भैया एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो, वेलोसिटी ना बढ़े, भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करे, पर मूव तो करे। इसका मतलब है ये जो फोर्स है F, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, mg sin थीटा प्लस F के इक्वल। इस mg से तो मतलब नहीं है भैया, इस mg को तो आपने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है। mg के दो पार्ट कर लिए, ये वाला पार्ट mg cos हो गया, ये mg sin हो गया। नीचे डाउनवर्ड फ्रिक्शन भी लग रहा है, ये जितना टोटल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना फोर्स यदि आप अपवर्ड लगा दोगे तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। यदि बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में हो तो मोशन करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ा सा धक्का दे देंगे अपन, मोशन करेगी, जाएगी ऊपर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स है F, उसकी वैल्यू होनी चाहिए mg sin थीटा प्लस F, इतना होना चाहिए। अब F होता है म्यू इनटू आर, mg sin थीटा, F होता है म्यू इनटू आर, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू इनटू आर हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा, तो ये mg cos थीटा आ गया। ये हमने निकाल रहे हैं हम लोग अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, जबकि हमको क्वेश्चन में ये पूरा 10 मीटर का गिवन और ये 5, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है साइन थीटा निकालना। साइन निकाल दो तो कॉस भी निकाल दो, जो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उससे आपका फोर्स आ जाएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/10 1/2, अरे थीटा 30 डिग्री आ गया, हाफ आ रहा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो डायरेक्ट थीटा ही मिल गया अपन को 30 डिग्री। यदि ऐसा नहीं आता तो अपन क्या करते हैं कि बेस और निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो cos थीटा निकाल लेते हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व ही हो गया पूरा। यहाँ पर फोर्स F इज इक्वल टू, ये लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कहाँ से आया है, mg sin थीटा, तो m कितना है बच्चों 0.3, g 10 sin 30, म्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.15, g 10 cos 30। तो F इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 हो गया 3, और sin 30 1/2, तो 3/2 1.5, ये 1.5 प्लस 0.15 इंटू 10 1.5, और cos 30 मतलब √3/2, ज्यादा है तो F इज इक्वल टू 1.5 कॉमन ही निकाल दो तो 1 प्लस √3 होता 1.7/2, तो F इज इक्वल टू 1.5 into 3.7 हो जाएगा by 2। इतना फोर्स लगाया होगा आपने। अब वर्क डन कितना जाएगा 18 मतलब कितना 10 मीटर चले और फोर्स के डायरेक्शन में,
तो इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 3.7 बाय 2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10। मुझे लगता है इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होना चाहिए वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। फिर हमको थर्ड पार्ट फाइंड करना है। ये ए था, ये बी था, फिर ये सी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड रिप, ओवर द राउंड रिप। अच्छा, ओवर द राउंड रिप। तो अपवर्ड जर्नी में अपन बात करें F इक्वल टू F इनटू S, ठीक है बच्चों। और क्या है, F इक्वल टू फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इनटू आर ही होगा और क्या। तो म्यू इनटू आर कितना होगा, हेनरी कॉस थीटा। तो F इज इक्वल टू म्यू कितना होगा 0.15, मास कितना हुआ 0.3, डी कितना हुआ 10 cos 30√3/2। इससे फ्रिक्शन फोर्स निकल आएगा F। ये हो गया 15 इंटू 3 45 इंटू 10 टू द पावर बच्चों -3 इंटू 10 10 टू द पावर -2 इंटू √3/2। √3 होता है 1.7। तो बच्चों ये जो एक्चुअली में यहाँ मिस्टेक हुई थी, हमने म्यू की वैल्यू तो की पर मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, फिर से की है। तो मास की वैल्यू 0.3 इंटू g10 cos 30, और जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे आपका आंसर आएगा 18.7 जूल। ये आपका होगा सेकंड आंसर। थर्ड आंसर जो है F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू आपके पास 0.15, मास 0.3। इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल रही है। तो यहां पर बच्चों जब फ्रिक्शन की वैल्यू अपन निकालते हैं तो म्यू इंटू आर, और वो सॉल्व करते तो आ रहा है 0.3825। अब यदि बॉडी मूव कर रही है सपोज ए टू बी अपवर्ड, तो भी फ्रिक्शन रहेगा मोशन के अपोजिट। तो इसलिए यदि अपन ए टू बी यदि अपन बात करें तो वर्क बाय फ्रिक्शन हो जाएगा F डॉट S, और ये जाएगा F इंटू S इंटू कॉस 180। 180 क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रहेगा और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड रहेगा। कॉस 180 जो होता है -1। तो इस तरीके से किया जाएगा 0.3825 इंटू 10 इंटू -1। तो ये वर्क बाय फ्रिक्शन आ जाएगा -3.825 जूल। इसी तरीके से जब बॉडी बी से आएगी, ए आएगी डाउनवर्ड, तब भी यही चीज होगी। बॉडी आएगी डाउनवर्ड लेकिन फ्रिक्शन वर्क करेगा अपोजिट, म्यू इनटू आर। तो किसी चीज में कोई फर्क नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, इसलिए अभी भी वर्क जो रहेगा वो सेम रहेगा 0.3825 नेगेटिव। तो पूरा यदि अपन राउंड ट्रिप के लिए बात करें, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और टोटल वर्क जो रहेगा वो रहेगा टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन -0.3825 प्लस -3.825, और फाइनली आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू -2 ऑफ 3.825। इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है, कोई बात नहीं। फोर्थ
फोर्थ में हमसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, काइनेटिक एनर्जी फोर्थ पार्ट डी। तो जब बॉडी यहां से यहां आएगी, एक्चुअली जब बी पर थी तो उसके पास में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब यहाँ से यहाँ पर आए फ्रिक्शन नहीं होता, पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती, कन्वर्ट हो जाती, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमको मालूम है कितना लॉस होगा, यही लॉस होगा। ये जो टोटल है लास्ट वाला, ये अपन बात करें B2A में माइनस 3.285 एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आपका आंसर होना चाहिए मास, मास क्या है बच्चों 0.3 B10 और हाइट ये 5 माइनस 3.825 और इसको सॉल्व कर लेंगे आपका, तो ये आपका आना चाहिए फोर्थ आंसर। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये ऑन हो गई। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, बोर्ड पर है। क्वेश्चन में हमको गिवन है a toy rocket of mass 0.1 kg has a small fuel of mass 0.02 kg which it burns out in 3 seconds. Starting from rest on a horizontal smooth track, it gets a speed of 20 meters per second. After the fuel is burned out, what is the approximate thrust on the rocket? What is the energy content per unit mass of the fuel? Ignore the small mass variation of the rocket during fuel burning. ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप समझें तो हमको क्वेश्चन में मास ऑफ रॉकेट गिवन है 0.1 kg। तो सपोज कैपिटल एम बोला हमने मास ऑफ रॉकेट, और उसने बोला 0.02 kg। कितने टाइम में बर्न हो जाता है? 3 सेकेंड में। रेस्ट से स्टार्ट किया और कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है आफ्टर 3 सेकेंड? 20 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है फोर्स वर्क ऑन ए रॉकेट एंड सेकेंड एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। तो सबसे पहले बच्चों फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए। तो आपको मान लो v=u+80, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a और टाइम 3 सेकेंड। हमने इनको सब्स्टिट्यूट किया तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है 20/3। जब एक्सेलरेशन हो गया तो हमको रॉकेट पर फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ रॉकेट इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, वो आ गया 0.1। एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आपने सॉल्व किया है 20/3। इसको सॉल्व करने से 2/3 न्यूटन फोर्स आ गया। अब हमको नेक्स्ट फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट मास। तो आप बात समझें, रॉकेट के पास कितनी एनर्जी आ रही है? तो हमको मालूम है हाफ mv² होगा, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में था तो 0 थी, बाद में उसको वेलोसिटी मिली है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी? हाफ mv²। हाफ मास ऑफ रॉकेट हमको मालूम है 0.1, वेलोसिटी हमने निकाला था 20, वेलोसिटी हमको 20 गिवन है तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो एनर्जी आ गई 20 जूल। इतनी एनर्जी मिली है रॉकेट को कितने फ्यूल के मास से? सपोज स्मॉल एम, तो स्मॉल एम मास से एनर्जी मिल रही है E। यदि 1 लीटर या यूनिट मास होता तो कितनी एनर्जी मिलती? एनर्जी अपॉन मास, दिस इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब हमको यही फाइंड करना है। तो E/m कर देंगे। यहाँ पर E हमने 20 जूल निकाला है, और यहाँ स्मॉल m मतलब मास ऑफ फ्यूल, जितने फ्यूल से एनर्जी मिल रही है। भाई 0.02 kg जो फ्यूल था उसने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की? 20 जूल।
यूनिट मास कितना प्रोवाइड करता, 20/0.02। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 1000 जूल्स पर केजी। क्वेश्चन नंबर 14, 14। A uniform chain is held on a frictionless table with 1/5 of its length hanging over the edge. If the chain has length and a mass small m, if the chain has a length L, L miss हो गया L, and a mass m, how much work is required to pull the hanging part back on the table? समझे, 1/5 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, मतलब ये टेबल हो गई, यहाँ पर ये चेन हो गई, और इस चेन का ये 1/5 पार्ट टोटल एल है, ये L/5 यहाँ पर सस्पेंडेड है। अब हम इसको बैक पुल करना चाहते हैं, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है how much work is required to pull the hanging part back on the mass, back on the table, sorry। तो बच्चों इसमें जो चेन रहती है उसमें सेपरेट सेपरेट थोड़े लिम्ब रहते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग पार्ट रहते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, बारिश की आवाज है, तो बढ़िया है, बारिश की आवाज के साथ पढ़िए। मैं भी अपनी आवाज तेज करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बढ़िया पढ़िए। चेन की टोटल लेंथ है L, और 1/5 पार्ट जो वो हैंग कर रहा है। अब यदि आप पूरा इसको खींचेंगे तो इस वाले पार्ट को बैक करने के लिए सबसे कम वर्क लगेगा, इसके लिए थोड़ा ज्यादा वर्क, इसके लिए ज्यादा वर्क, इसके लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्क। तो अब हमको तो पूरा 1/5 पार्ट इतना टोटल वर्क निकालना है। तो एकदम सिंपल है बच्चों, ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसका मास m1, हैंगिंग पार्ट का मास m2, और यदि हम इसी क्वेश्चन को चाहिए तो ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो ऐसा करेक्ट हो, और जितना मास इसका है वो मास m1 इस ब्लॉक का, इस पूरे का मास m2, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, डेफिनेटली इसका मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ मास पर। मतलब ये टोटल L/5 है, तो यहाँ मतलब L/5/2, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, L/5/2 मतलब L/10। तो चेन को यदि आपको खींचना है और इसको ब्लॉक के फॉर्म में भी कन्वर्ट करोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा, और उसको खींचने के लिए आपको कितना खींचना पड़ेगा, L/10। जितना वर्क इसको लगेगा उतना ही वर्क इसको लगेगा। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम हो गया, मैंने दोनों बिल्कुल एकदम सेम है। जो चेन के फॉर्म में था उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं आप, तो उसको मैंने डेफिनेटली दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया। जो टेबल पर पार्ट है उसका मास सपोज m1, उसी को मैंने यहाँ ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और बोल दिया उसका ब्लॉक का मास m1। हैंगिंग पार्ट 1/5 पार्ट, उसका मास मैंने बोला m2, तो वहां पर दूसरी जगह पर एक ब्लॉक लगा दिया, लटका दिया। लेकिन ये तय है कि उस ब्लॉक की पोजीशन कहाँ रखनी पड़ेगी, जहां इस चेन का सेंटर ऑफ मास होगा वहां रखना पड़ेगा। तो जितना वर्क इस चेन को खींचने में लगेगा उतना ही वर्क वहां भी लगेगा। और सेकंड वाला आपको निकालना बहुत आसान है, इसलिए आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बच्चों ये जो पार्ट है, इस N2 पार्ट के लिए हम बात करें, इसका वेट डाउनवर्ड N2 into G, तो आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा F,
और इसमें वर्क हो जाएगा वर्क W इक्वल टू N2G फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S W इज इक्वल टू फोर्स वेट इक्वल होगा N2 इनटू G और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L/10। अब ये N2 की वैल्यू कितनी होगी? तो फुल लेंथ L का मास था M